हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बायोलॉजी के चैप्टर 8 जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, इसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में हम अर्थ देखें तो इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तंतुवत अथवा कणिका में कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग होता है, अर्थात ये कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कोशिका का अंगक या भाग होता है, जिसे कि कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की इतिहास यानी हिस्ट्री को देखते हैं कि इसकी खोज किस प्रकार से हुई। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कोलिकर ने 1850 में कीटों की पेशियों में इसको देखा था। उसके पश्चात फ्लेमिंग ने 1882 में इनका अध्ययन किया और इसे फीलिया नाम दिया। अल्टमान ने 1890 में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है उसको बेंडा ने दिया। बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने 1897-98 में इसको देखा और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये बेंडा के द्वारा दिया गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को प्लास्टोसोम्स, प्लाज्मोसोम्स, वर्मीक्यूल्स, बायोप्लास्ट और कॉन्ड्रियोसोम्स के नामों से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ये सब नाम भी हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का वितरण कोशिका में किस प्रकार से होता है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह वितरित होता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उनमें ये अनुपस्थित होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का साइज या परिमाप। तो इनकी लंबाई 0.3 से 4 म्यू तक हो सकती है, जबकि इनका व्यास 0.2 म्यू से 2 म्यू तक का होता है। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का आकार या शेप। तो सामान्यतः ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये तंतुमय या कणिकामय संरचना के रूप में ही पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो या कि फिलामेंटस यानी तंतुवत होगा अथवा कणिकामय या ग्रेन्युलर होता है, कणिका के रूप में ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी सूत्रकणिका है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकी संख्या। अब हम देखते हैं इनकी संख्या किस प्रकार से होती है। तो अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है, अर्थात जो कोशिका जितनी ज़्यादा सक्रिय होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। जो उपापचयी कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल यकृत की कोशिकाओं में हम देखें तो यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 500 से 1600 तक होती है। इसी तरह से सी आर्चिन के अंडों में इनकी संख्या लगभग 1,40,000 से 1,50,000 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या पादप कोशिकाओं से ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो पादप कोशिकाओं की अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय होती हैं, उनकी उपापचयी क्रियाएँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या प्लांट सेल से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर या परासंरचना को देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो इसके आगे अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसके द्वारा भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझते हुए चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से निर्मित संरचना के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली से निर्मित संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ रहता है। दोनों झिल्लियाँ 75 आर्मस्ट्रांग मोटी होती हैं। दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी 60 से 100 आर्मस्ट्रांग तक होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि इसको हम बाह्य झिल्ली बोलेंगे, और ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको कि आंतरिक या भीतरी झिल्ली कहा जाएगा। तो ये दोनों झिल्लियाँ हो गई। ठीक है, दोहरी झिल्ली हो गई। तो प्रत्येक हम देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो द्विस्तरीय झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। दोनों झिल्लियों के बीच की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 60 से 100 आर्मस्ट्रांग होती है।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसमें बहुत सारे कोएंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली जो द्विस्तरीय संरचना के रूप में पाई जाती है। तो सेकंड इसकी संरचना में दूसरा भाग जो होगा वो कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर कहलाता है, जिसको कि हम माइटोकॉन्ड्रियल वेस्ट में भी बोलते हैं। 2 चैम्बर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, आउटर चैम्बर यानी कि बाह्य वेश्म और इनर चैम्बर यानी आंतरिक वेश्म। तो जो आउटर चैम्बर होता है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डायग्राम में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर ये है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से जो इनर चैम्बर होता है उसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया आउटर चैम्बर, ठीक है, जिसको कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर कहा जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो इनर चैम्बर है, ये अंदर का जो चैम्बर है वो कहलाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो चैम्बर है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर या इसी को हम आउटर चैम्बर भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। अब है इनर चैम्बर जिसको कि मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये जो इनर चैम्बर है, ठीक है, इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में होता है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसको कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, एमआरएनए पाए जा रहे हैं, टीआरएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, 70 प्रकार का राइबोसोम होता है और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन सब की उपस्थिति के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। संतति कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया एग सेल से पहुंचते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनकी जो वंशागति है वो मातृक होती है, यानी कि ये माता से संतति में जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंतर्गत जो तीसरा भाग है वो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहलाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी बोल सकते हैं इसको। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली से अंदर की ओर उंगली के समान वलन या फोल्डिंग के रूप में दिखाई देता है और उन इनफोल्डिंग्स या वलनों को ही क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी की संख्या और इनका जो आकार है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं ये अंदर वाला जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर उंगली के समान प्रवर्धों के रूप में या इन फोल्डिंग्स के रूप में, जिसको हम अंतर्वलन बोलेंगे, उस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी, ठीक है। ये जो इन फोल्डिंग्स हैं ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी इनको हम बोलते हैं, या इन्हीं को माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट भी कहा जाता है। ये जो क्रिस्टी हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी संख्या और इनका जो आकार है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अर्थात किसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, क्रिस्टी का आकार जितना बड़ा होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ही ज़्यादा क्रियाशील और सक्रिय होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर देखिए ये एक क्रिस्टी को मैंने अलग से ड्रॉ किया है, इसको क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट भी कहा जाता है। ये जो फोल्डिंग है यहाँ पे दिखाई दे रहा है यही क्रिस्टी है। इस पर आप लोग देख रहे हैं F1 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस है वो इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहलाता है। तो इस तरह से एक क्रिस्टी को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये जो संरचना है ये क्या है, क्रिस्टी है। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंतर्गत जो इसका चौथा भाग है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल कण। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल है उसी को F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, अथवा ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर, यानी जो इसकी क्रिस्टी हैं, इनर मेम्ब्रेन के जो क्रिस्टी हैं, क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के छोटे छोटे कण जो हैं वो चिपके हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको रेड कलर से बना दिया है। तो ये जो कण हैं ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, क्रिस्टी के अंदर की ओर हमको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ही F1 पार्टिकल्स या F1 कण कहा जाता है। इन्हीं को हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, इन्हीं को एलिमेंट्री कैनाल्स भी कहा जा रहा है। अब इस F1 पार्टिकल्स की संरचना को मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्लियर तरीके से बनाया है।
ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर एक F1 पार्टिकल का ये स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो F1 पार्टिकल है या जो ऑक्सीसोम्स होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों का बना हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर हम देख रहे हैं तो ये भाग इसका बेस या आधार कहलाएगा। बीच का पतला भाग जो कि स्टॉक या वृंत कहलाता है, और ऊपर का ये जो गोल भाग है इसको हेड या सिर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बेस या आधार है इसका व्यास जो है वो 80 आर्मस्ट्रांग होता है। इसकी स्टॉक की जो लंबाई होती है वो 50 आर्मस्ट्रांग होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है वो 50 आर्मस्ट्रांग जो है वो होती है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 33 आर्मस्ट्रांग होती है। ऊपर वाला भाग जो हेड कहलाता है, इसके हेड का व्यास 80 आर्मस्ट्रांग होता है। तो इस तरह से ये एक F1 पार्टिकल की संरचना है। इसी को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसी को हम माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये जो F1 कण हैं या F1 पार्टिकल्स हैं ये प्रोटीन, कॉर्टेक्स और फॉस्फोलिपिड कोर के बने हुए होते हैं। इन F1 कणों में इलेक्ट्रॉन संवहन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन संवहन कण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स या ETP भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के श्वसन अंग के रूप में होते हैं, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका हम प्रमुख कार्य देखें तो प्रमुख कार्य जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कोशिकीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का श्वसन केंद्र कहलाता है। अब ये कोशिकीय श्वसन क्या है, तो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है और पायरुविक अम्ल बनता है। फिर उसके बाद पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वो क्रेब्स चक्र में पहुंचता है, जहां पर कि उसका वायवीय ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो क्रेब्स चक्र हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, यानी कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद सेकेंड अवस्था कहलाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसके अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र के दौरान जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के प्रत्येक जोड़े से ATP के 3 अणु उत्पन्न होते हैं। ATP क्या है? ATP ऊर्जा की करेंसी होता है, ठीक है, जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के काम आती है। थर्ड इसका स्टेज हो जाएगा ATP का ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंतर्गत कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप जो ATP उत्पन्न हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठे हो जाते हैं, और जहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो जाते हैं और ये कोशिका को ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। फोर्थ है लिपिड्स का संश्लेषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के लिपिड्स के संश्लेषण से संबंधित बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में वसा भी अधिक मात्रा में इकट्ठा रहता है, जो कि अंकुरण करते हुए बीजों के पोषण के काम आता है। तो यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत आपने जो देखा ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ATP का ट्रांसपोर्ट और लिपिड्स का संश्लेषण, ये चारों जो प्रोसेस हैं ये काफ़ी डिटेल में है आपके कोर्स में। ये आपके कोशिकीय श्वसन चैप्टर के अंतर्गत, इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रेब्स चक्र क्या है, किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट में बता दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, कोशिकीय श्वसन करना और कोशिकीय श्वसन के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये ऊर्जा जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हो रही है वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में इकट्ठी रहती है, और जिस स्थान पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित हो जाते हैं और ATP ADP में टूटता है और कोशिका को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा टॉपिक जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।